वेलकम टू एग्री गुरु कोचिंग जगदलपुर। लास्ट क्लास में स्टूडेंट्स हम लोगों ने डिस्कशन किया था इरिगेशन के बारे में। हमने ये जाना था कि इरिगेशन क्या होता है, क्यों वो जरूरी होता है, फसलों में क्या उसकी अहमियत होती है, क्या उसके सोर्स हैं, क्या उसके रिसोर्सेस हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हमने डिस्कशन की थी। प्रोजेक्ट्स के बारे में भी जाना था कि किन किन प्रोजेक्ट्स को किन किन लेवलों में रखा गया है। अब आज जानेंगे कि मेथड, जैसे उसे फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था कि क्या होता है कि एक होता है आपका सोर्स, एक होता है आपका रिसोर्स, और लास्ट में आपको जब प्लांट को पानी देना हो तो वहां पे हम यूज करते हैं मेथड को। इतनी चीजें क्लियर थी। तो उससे पहले कुछ चीजें आप बिल्कुल जान लीजिए इरिगेशन के बारे में। ठीक है, क्या चीजें हैं वो? चीजें ये हैं कि भारत में जो इरिगेशन है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि भारत का एक कृषि प्रधान देश है। इसकी आधा से ज्यादा आबादी जो रहती है वो कृषि पर आधारित रहती है। ठीक है, विश्व की बहुत सारी जो निर्यात किया जाता है वर्ष में एग्रीकल्चर की, वो भारत से की जाती है। ऐसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन वाली चीजें हैं। अब देखिए, आपको ये चीज भी पता होनी चाहिए कि विश्व में, ठीक है, भारत की बात नहीं हो रही, संपूर्ण विश्व में सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्र भारत में कहां है? सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्र भारत में है। यहां तक कि चाइना, अमेरिका, इन देशों में भी सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्र नहीं है। उसके बाद भी अब बात आती है कि जब इतना ज्यादा सिंचित क्षेत्र है तो उत्पादन भी हमारे यहाँ ज्यादा होने चाहिए। देखिए, क्षेत्र बहुत ज्यादा है सिंचित, लेकिन हमारे यहाँ का आप बोल सकते हैं जो प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता प्रति हेक्टेयर क्षेत्रफल में, वो थोड़ी सी कम है। ठीक है, थोड़ी सी तो नहीं बोल सकते, बहुत ज्यादा ही कम है दूसरे देशों की तुलना में। और इसका रीजन भी है हमारे यहाँ की घनी आबादी, मांग, मृदा का आप जो फर्टिलिटी बोलते हैं ना, उपजाऊपन या उर्वरा शक्ति, वो भी थोड़ी सी कम है। इसके बावजूद भी, ठीक है, भारत की कुल जियोग्राफिकल एरिया, भौगोलिक क्षेत्र जो है वो लगभग 329 मिलियन हेक्टेयर के आसपास है। कितनी है? 329 मिलियन हेक्टेयर। इसमें से 60%, ठीक है, इसमें से 60% अबाउट ऑलमोस्ट आप ले सकते हैं कि 155 से 160 मिलियन हेक्टेयर जो है वो एग्रीकल्चरल लैंड है। ठीक है, कृषि क्षेत्रफल है। कितना है? 155 से 160 मिलियन हेक्टेयर। और इसमें से भी 64 मिलियन हेक्टेयर, कितना? 64, एक्यूरेट डाटा 63.91 है। एज्यूम करेंगे तो 64 मिलियन हेक्टेयर जो एरिया है वो किसमें आता है? आपके सिंचित क्षेत्रफल में आता है। किसमें आता है? सिंचित क्षेत्रफल में। क्लियर है? यहां तक की डाटा आपको क्लियर है। इसके बाद बात आती है, आपने एक साल सवाल पूछा था कि भारत का कौन सा राज्य, देखिए बहुत कंफ्यूजन सवाल है, 2 सवाल हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूजिंग लगेंगे, बट ध्यान से समझेंगे, बहुत इजी है। पहला सवाल यह है कि भारत के कौन से राज्य में सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्रफल है? ठीक है, गौर कीजिएगा, यहां पे क्षेत्रफल की बात कर रहा है, मतलब एरिया की। ठीक है, किसकी बात हो रही है? एरिया की। अगर आपको ये पूछा कि भारत के कौन सा राज्य सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्रफल रखता है, तो आंसर आएगा उत्तर प्रदेश। क्या आएगा? उत्तर प्रदेश। क्यों? क्योंकि वहां का क्षेत्रफल भी बड़ा है। ठीक है, अब ये अलग बात है कि भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जो राज्य है वो राजस्थान है, परंतु आपको पता है कि राजस्थान गर्म जगह है, वहां पे थोड़ा सा दिक्कत होता ही है सिंचाई को लेके। परंतु जो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल कवर करता है वो कौन सा है? यूपी। अब आते हैं सवाल पे जो पूछा गया था। सवाल ये पूछा गया था कि भारत का कौन से राज्य में सिंचित क्षेत्रफल नहीं पूछा था, क्या पूछा था? सिंचित प्रतिशत वाला, सर्वाधिक सिंचित प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? अब देखिए, यहां पे एरिया की बात कर रहा है और पूछा क्या गया है? प्रतिशत, कि कौन से राज्य में सिंचाई का जो क्षेत्रफल, सिंचाई का जो क्षेत्र है उसका प्रतिशत ज्यादा है। आंसर लिया गया था पंजाब। ठीक है, क्या लिया गया था? पंजाब। अब यहां पे बहुत दिक्कत होती है, सबको समझने भी बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर क्षेत्रफल और प्रतिशत क्या है? क्षेत्रफल और प्रतिशत क्या है? इसको ऐसा समझेंगे कि मान लीजिए एक के पास 10 हेक्टेयर जमीन है, ठीक है, और दूसरे इंसान के पास 5 हेक्टेयर जमीन। ठीक है, मान लेते हैं इसको फर्स्ट पर्सन, मान लेते हैं इसको सेकंड पर्सन। क्लियर है? अब फर्स्ट पर्सन के पास जो 10 हेक्टेयर की जमीन है उसमें से, ठीक है, उसमें से 5 हेक्टेयर सिंचित है। कितना है? 5 हेक्टेयर। तो प्रतिशत कितना आएगा? 50%। ठीक है, प्रतिशत क्या आएगा? 50%। अब मान लेते हैं दूसरे के पास जो 5 हेक्टेयर की जमीन है, कितने हेक्टेयर की? 5 हेक्टेयर की, उसमें से 4 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्रफल है। ठीक है, कितना है? 4 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र है उसका, तो इसका प्रतिशत कितना आएगा? 80%।
अब समझ आया कि कहां पे अंतर हो रहा है। भले इसके पास सिंचित क्षेत्रफल ज्यादा है पर प्रतिशत कम है, ठीक है, और सेकंड वाले के पास भले एरिया कम है पर प्रतिशत ज्यादा है। अब आपको बिल्कुल ये क्लियर हो गया होगा कि अगर आपको एरिया पूछा उत्तर प्रदेश, क्षेत्रफल पूछा पंजाब। पंजाब का जो सिंचित क्षेत्रफल है ना, कुल क्षेत्रफल में से जो आपके एग्रीकल्चरल लैंड है पंजाब में, उसमें लगभग 99%, ठीक है, एक्यूरेट डाटा 99% है। और अगर रेंज में लेंगे तो 95 से 100%, मतलब ये माना जाता है कि पंजाब में जितने भी कृषि क्षेत्र हैं लगभग सिंचित है, ठीक है, लगभग सिंचित है। इसका रीजन भी है, ठीक है, इसके दो रीजन है। पहला है मॉनसून और दूसरा है वहां का आपका जो क्या बोल सकते हैं वाटर लेवल, या बोल सकते हो, या फिर ये बोल सकते हो कि फार्मर को ज्यादा जागरूक करना। अब पहले को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। मॉनसून क्या है? नॉर्थ इंडिया है। आप अगर देखेंगे पंजाब को लगभग नॉर्थ रीजन में आता है, और नॉर्थ रीजन में है जो आप ये बोल सकते हैं कि वहां जो मॉनसून है, ठीक है, लगभग बहुत अच्छा पाया जाता है, ठीक है। अब ये अलग बात है कि चेरापूंजी में सबसे अधिक बारिश होती है, परंतु जब औसत वर्षा की बात होती है ना, तो नॉर्थ एरिया में अच्छा खासा बारिश होता है। अब दूसरा रीजन आता है फार्मर्स। फार्मर्स से मतलब ये है कि जितने भी वहां किसान हैं, वो लगभग हर किसी के पास क्या है, आपका ट्यूबवेल है, पर्सनल ट्यूबवेल है। अगर ट्यूबवेल नहीं है तो कैनाल के थ्रू वो सीधा पानी लाते हैं। अब कैनाल से पानी, याद कीजिए लास्ट क्लास में मैंने एक प्रोजेक्ट बताया था, भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट, ठीक है, भाखड़ा नागल है ना दिल्ली में जहां से स्टार्ट होता है, तो उस वहां से आप उनको अच्छे से पानी मिलने लगती है। तो ये सारे रीजन है कि उस एरिया का सिंचित होने का। क्लियर है? अब कोई एरिया सिंचित कैसे होता है? सिंचित होने का मतलब है कि जब उस क्षेत्र में, ठीक है, विभिन्न फसलों के लिए आवश्यकता के अनुसार तथा मौसम या समय के अनुसार पानी की पूर्ति करना, यही होता है सिंचित एरिया। और असिंचित एरिया मतलब क्या होता है? जहां वर्षा कम होती है, या जहां पे जल का स्रोत अच्छा नहीं होता है, या जहां पे खेतों में पानी अच्छे से नहीं पहुंच पाती है, इसको असिंचित क्षेत्र बोलते हैं, या कम सिंचित क्षेत्र बोले जाते हैं, ठीक है। तो यहां तक की जो आपको इंट्रोडक्शन थी, या जो आपको डाटा था, वो आपको समझ आ गया होगा। याद रखिएगा क्वेश्चन इसमें से भी आते हैं, ठीक है, आगे और भी क्वेश्चन बनेंगे। अब हम बात करते हैं मेथड की, विधि। विधि मतलब क्या होता है? हमने पानी को जो आपका सोर्स था, स्रोत से ले आया, ठीक है, कैसे लाया? रिसोर्सेस के थ्रू, साधन के थ्रू, ठीक है। साधन भी मैंने बताया था, रहट है, ठेकली है, आपका पंप सेट है, सोलर पैनल्स हैं, इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं। यहां से आपने पानी को खींच के ले आया। अब ले तो आया कहां? खेतों में, खेतों तक तो ले आया। अब बात आती है कि उसको खेतों में कैसे पहुंचाया जाए, किस विधि के द्वारा, ठीक है। जैसा कि खाना है, आपको रॉ मटेरियल मिल गया, चावल आपने पका दिया, पकाने का साधन क्या था? गैस था, कुकर था। अब पकाने के बाद खाना भी पड़ेगा। खाने के क्या तरीके हैं? अलग अलग। अब आपको इसमें तरीके, विधियां क्या होती हैं? हाथ से खाएंगे, चम्मच से खाएंगे, आजकल तो रोबोट्स खिला रहे हैं। तो यही क्या रहती है? विधियां, ठीक है, यही क्या रहती है? विधियां। ये समझाने का एक तरीका था। तो इरिगेशन की जो मेथड्स हैं उनको मेनली 3 हिस्सों में बांटा है। आपको बहुत सारी जगह 4 हिस्सों में दिखाई देगा। वहां पे क्या किया गया होगा? सरफेस, सब सरफेस, स्प्रिंकलर और ड्रिप। लेकिन ये दोनों माइक्रो इरिगेशन के अंदर आते हैं, इसलिए मैंने इन दोनों को कंबाइन लिखा है। अब सरफेस को हिंदी में बोलते हैं सतह, सब सरफेस को अधः सतह, और माइक्रो को सूक्ष्म, ठीक है। क्या बोला जाता है? सतही सिंचाई, अधोसतही सिंचाई और सूक्ष्म सिंचाई। सतह में फिर से 6 आते हैं, ठीक है। आते तो 7 भी है, कैप्लिकेशन भी आता है आपका, ठीक है, 7 जो रहता है कैप्लिकेशन, और भी अलग अलग रहते हैं, कॉन्जुगेशन भी रहता है, बट मेनली जो आपको पढ़ने हैं वो 6 पढ़ने हैं। क्या है? फ्लड है, जिसको बाढ़ विधि बोलते हैं, चेक बेसिन है, ठीक है, आपका बॉर्डर स्ट्रिप है। चेक बेसिन को आपका क्या है, मुझे याद नहीं आ रहा है इसका हिंदी नाम, ठीक है। बॉर्डर स्ट्रिप को सीमांत पट्टी कहा जाता है। अच्छा हाँ, चेक बेसिन को क्यारी विधि कहा जाता है, माफ कीजिएगा, चेक बेसिन को क्यारी विधि, बॉर्डर स्ट्रिप को आपका सीमांत पट्टी विधि, ठीक है। रिंग बेसिन को रिंग मेथड ही कहा जाता है, या फिर छल्ला विधि कहा जाता है आपका। इसके बाद आपका क्या है? फरो ट्रेंच, ठीक है, कूड़ या नाला विधि बोला जाता है इसको। रिंग बेसिन को एक और नाम से भी जाना जाता है ना, एक तो छल्ला विधि भी कहा जाता है, या फिर थाला विधि भी कहते हैं। और लास्ट में आपका सर्च मेथड, इसको हिंदी में भी सर्च कहते हैं। इसका एक स्पेशल नाम है, जब मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्लड इरिगेशन की। फ्लड मतलब बाढ़। अब नाम से ही आपको समझ आ गया, वो बाढ़ मतलब क्या है? किसी भी तरीके से पानी को फैला देना, ठीक है, कोई नियंत्रण नहीं रहता है, कोई टैक्टिस नहीं है, कोई स्ट्रेटेजी नहीं, बस पानी पकड़े और फैला दिया।
ठीक है, यही क्या कहलाता है, फ्लड मेथड, बाढ़ विधि। अब इसके कुछ एडवांटेज हैं और कुछ डिसएडवांटेज है। उससे पहले आप सरफेस इरिगेशन को समझ लीजिए। सरफेस इरिगेशन मतलब क्या रहता है, सतही सिंचाई। इसमें क्या करते हैं, भूमि के सतह जो अपर है ना, मान लीजिए कि ये आपका भूमि है, ठीक है, तो इसका जो ऊपरी हिस्सा है, इसको ऐसे ले लेते हैं, ज्यादा समझ आएगा। ये जो ऊपरी सतह है, इस पे पानी को छोड़ना, ये इसमें पानी का प्रसार करना, ये क्या कहलाता है आपका, सतही विधि। ठीक है, दूसरा क्या है आपका, सब सरफेस, सब सतही विधि, अधोसतही कहते हैं इसको। इसमें क्या रहता है, मान लीजिए आपका सरफेस है, ये डेप्थ ले लीजिए, और ये जो काला वाला हिस्सा दिख रहा है ना, मतलब सतह से नीचे, सतह से नीचे कितना नीचे होगा ये आपको बताया जाएगा। सतह से नीचे के हिस्से में पानी को पहुंचाना, मतलब सीधे तरीके से हम बोल सकते हैं कि पौधे के जो जड़ क्षेत्र है या फिर पौधे के जड़ के आसपास के क्षेत्र तक पानी को पहुंचाना। ठीक है, और तीसरा है माइक्रो इरिगेशन, सूक्ष्म। सूक्ष्म विधि में अलग अलग है। इसमें अगर आप स्प्रिंकलर को ले रहे हैं तो पौधों के ऊपरी हिस्से में, जैसे आपके पत्ते हो गए, तने हो गए, वहां पानी को पहुंचाया जाता है। और ड्रिप इरिगेशन में जो आपका जड़ क्षेत्र रहता है, रूट जोन जिसको बोलते हैं, वहां पे पानी को पहुंचाया जाता है। क्लियर है। सरफेस इरिगेशन में एक और चीज याद रखिएगा, इसकी जो दक्षता है, एफिशिएंसी है, वो 50 से 60% रहती है। कितनी रहती है, 50 से 60%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कितनी रहती है, 50 से 60%। मतलब अगर आप 100% पानी दे रहे हैं तो 50% पानी बर्बाद हो जाएगा। कहीं 50 से 60% पानी पौधा उपयोग कर ले, ठीक है, बट 50% तो लॉस होना ही है। इसके बाद सब सरफेस का ऐसा कुछ परमानेंट डाटा तो है नहीं कि कितना होता है, बट इसके बाद भी इसकी एफिशिएंसी को 60% से ज्यादा माना जाता है। कितना है, 60% से ज्यादा, मोर देन 60%। ये डाटा कभी कभार 75 तक भी पहुंच जाती है। क्लियर है। इसके बाद माइक्रो इरिगेशन में अलग अलग डाटा है, जैसे कि आपका स्प्रिंकलर का जो एफिशिएंसी है वो 80 से 85% तक रहती है, और जो ड्रिप है इसका 90% से ज्यादा रहता है। ठीक है, इसको समझेंगे क्या होता है, कैसे होता है। सबसे पहले बात करते हैं सरफेस इरिगेशन। एफिशिएंसी समझ आ गई। इसके बाद जो रहता है सतह के ऊपर छोड़ा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद सरफेस इरिगेशन का और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, जब पानी की मात्रा बहुत ज्यादा हो आपके पास, ठीक है, जब पानी की मात्रा बहुत ज्यादा हो तो सरफेस इरिगेशन करते हैं। जब पानी की मात्रा थोड़ी सी कम हो तो सब सरफेस करते हैं, और जब पानी की मात्रा बहुत कम हो तो माइक्रो इरिगेशन करते हैं। ये भी आपको समझ आ गया होगा। एग्जांपल के लिए मान लेते हैं, जैसे कि आपके पास 6 रोटी है, ठीक है, आपके पास 6 रोटी है, आपको 4 रोटी खाना पसंद है, तो आप क्या करोगे, 2 रोटी को दूसरे को दे दोगे। ठीक है, क्या करोगे, 2 रोटी को दूसरे को दे दोगे, बोलोगे कि ले यार तुम भी खा ले, तुम्हारा भी पेट भर जाएगा। अगर वो खाया तो ठीक, नहीं खाया तो भी ठीक, क्योंकि आपका तो डिमांड पूरा हो गया ना 4 रोटी का। वैसे ही इसका एफिशिएंसी भले 50% है, ठीक है, पर हमें क्या मतलब, हम 100% पानी देते हैं, हमको जितना पौधा यूज किया किया, नहीं किया नहीं किया। वैसे ही सब सरफेस में क्या है, अब आपके पास 6 रोटी है, आपको पता है कि आप 4 रोटी खा सकते हैं, परंतु 5वां रोटी आपके भूख को कम कर देगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अब एक ही रोटी दोगे। क्या करोगे, एक ही रोटी दोगे, बोलोगे नहीं भाई हमको तो और खाना है। अब मान लेते हैं आपको भूख लगी है बहुत ज्यादा, आपके पास रोटी भी कम है, अब आप दोगे क्या, बिल्कुल नहीं दोगे ना। अब क्या करोगे, आप जो रोटी आपके पास बची है उसी का यूटिलाइज करोगे कि ज्यादा से ज्यादा आप उससे एनर्जी प्राप्त करो, आपको भूख कम लगे। यही आपका क्या कहलाएगा, माइक्रो इरिगेशन। क्लियर है। अब इसके बाद बात करते हैं फ्लड इरिगेशन की। फ्लड इरिगेशन सबसे पहली बात यह एक अनियंत्रित और अवैज्ञानिक विधि है। अनकंट्रोल्ड एंड अनसाइंटिफिक पेपर में ये क्वेश्चन आया है कि सिंचाई की कौन सी विधि अवैज्ञानिक मानी जाती है। याद रखेंगे, हमेशा याद रखेंगे कि फ्लड इरिगेशन मेथड जो है ना वो अनसाइंटिफिक मेथड है। अनकंट्रोल्ड अनसाइंटिफिक क्यों, क्योंकि इसमें बस पाइप लगाए पानी छोड़ दी, अब कहां जा रहा है कैसे जा रहा है कुछ नहीं पता। ठीक है, दूसरा जो इसका खराब चीज ये है कि मान लेंगे कि इसमें पानी को हम यहां से छोड़ रहे हैं, ठीक है, अब अनियंत्रित है, मतलब पानी क्या है, फैलेगा। ठीक है, अब फैलेगा तो इसमें नुकसान ये होता है कि पानी का जो प्रसार होता है, फैलाव रहता है, वो क्या रहता है, असमान रहता है। यहां पे पानी ज्यादा होगी, कीचड़ ज्यादा बनेगा, और यहां आते आते पानी कम हो जाएगा। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल है, एक ग्लास पानी लीजिए, आप ऐसे फैला दीजिए, देखेंगे जहां से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे ये मान लीजिए आपका फर्श है, यहां पे आप पानी को छोड़ दीजिए, देखेंगे धीरे 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 फैलेगा। लेकिन जहां स्टार्टिंग जोन है आपका, वहां पे पानी बहुत ज्यादा रहेगी, और जैसे जैसे वो आगे जाता जाएगा वो एरिया क्या है, कम होता जाएगा, उसकी मोटाई भी कम होती जाएगी और चौड़ाई भी कम होती जाएगी। सेम यही चीज होता है फ्लड इरिगेशन में। ठीक है, सेम यही चीज होता है फ्लड इरिगेशन में।
अब इसके बाद बात आती है कि फ्लड इरिगेशन में जो पानी का हानि होता है, लॉसेस ऑफ वाटर रहते हैं, वो 50 से 75% तक होते हैं। मतलब पौधे कितना यूज कर रहे हैं, 50 से 75% अगर पानी नुकसान हो गया तो सिर्फ 25 से 50% पानी ही तो यूज कर रहा है ना। और ये 50% भी बहुत कम केसेस में ही होता है, बहुत कम केसेस में होता है। मैक्सिमम टाइम यही माना जाता है कि पानी की ज्यादा मात्रा क्या है, आपकी हानि हो जाती है। अब हानि होगी, अब देखिए यहाँ पे आपका मान लीजिए फसल लगा है, इसको थोड़ा ऐसे समझेंगे, फसल आपका लगा है ऐसे लाइंस में, ठीक है, जो कि कुल एरिया का बहुत कम एरिया में ही होगा ना। मान लीजिए आपका 1 हेक्टेयर है और फसल लगी है कितना, 0.4 हेक्टेयर पे, लेकिन आप पानी तो पूरा का पूरा 1 हेक्टेयर में दे रहे हैं ना, तो पानी का लॉस तो हो रहा है वैसे भी। तो यही रहता है कि पानी का लॉसेस कितना रहता है, 50 से 75% तक पानी लॉस हो जाता है। अच्छा, अब ये तो रही इतने खराब होने की बात, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और भी डिसएडवांटेज है कि इससे मिट्टी की जो संरचना रहती है वो बिगड़ जाती है। अब कैसे बिगड़ेगी, फिर ये चीज, एक जगह आपका कीचड़ हो रहा है, एक जगह सूखा हो रहा है, तो जहां कीचड़ हो रहा होगा वहां की मिट्टी क्या हो जाएगी, दलदली हो जाएगी। और जब सूखेगा तो सूखने के बाद मिट्टी हार्ड हो जाएगी, हार्ड पेन आएगा, उसमें कठोरता आ जाएगी, तो ये मिट्टी की संरचना को भी क्या करता है, बिगाड़ने का काम करता है, ठीक है। अब इसके कुछ फायदे भी हैं। फायदे ये हैं कि इसमें ज्यादा पैसा नहीं लगता, ठीक है, आपको सेटल नहीं करना है, आपको क्यारी नहीं बनानी है, ठीक है, लेबर कॉस्ट कम है, बस पाइप लगाए और छोड़ दिए। तो इसका उपयोग कहां किया जा सकता है, जहां पानी की मात्रा बहुत ज्यादा हो, जहां पानी की मात्रा बहुत ज्यादा हो वहां पे इस मेथड को यूज किया जा सकता है। आपके पास 100 रुपए है, आप जैसे खर्च करना चाहो कर लो, लेकिन अगर आपके पास 50 रुपए है तो आपको देख के खर्च करना पड़ेगा, और अगर आपके पास 10 रुपए है तब तो भाई साहब बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, फिर तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि क्या चीज लें और क्या ना लें, ठीक है। इसके बाद इसका जो सर्वाधिक उपयोग किया जाता है, फ्लड इरिगेशन का सबसे ज्यादा उपयोग जो किया जाता है वो आपके किसमें किया जाता है, धान की फसल में। कहां किया जाता है, धान की फसल में। आप देखेंगे कि धान में सामान्यतः पानी को छोड़ दिया जाता है, क्यों, क्योंकि धान को पानी पसंद है, ठीक है, उसके पूरे फील्ड में पानी भरा रहना चाहिए, इसलिए फ्लड मेथड का यूज धान की फसल में करते हैं। नेक्स्ट है आपका चेक बेसिन, ठीक है, क्यारी विधि। क्यारी विधि जो रहती है वो सरफेस इरिगेशन में सबसे अच्छी मानी जाती है। इसका रीजन ये रहता है कि इसकी एफिशिएंसी अच्छी खासी रहती है, इसकी एफिशिएंसी जो रहती है, दक्षता अच्छी रहती है। क्यारी विधि को ऐसा समझिए कि ये आपका फील्ड है, इसमें अपन क्या करते हैं, जो आपके फील्ड को ना अलग अलग आकार में बांट देते हैं, ठीक है, अलग अलग क्यारी में बांट देते हैं। अभी आपको ज्यादा समझ आएगा। अच्छा, ऐसे क्यारियां बना लिए, क्यारियों का आकार आप अपने अनुसार रख सकते हैं, ठीक है। 6x4 मीटर भी रखा जाता है और 4x3 मीटर भी रखा जाता है, मतलब समझ रहे हैं ना, लंबाई और चौड़ाई। ये क्यारियां बना दिए, ठीक है। सामान्यतः आपको कहां देखने को मिलेगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपको गेहूं की फसल में देखने को मिलेगा। गेहूं की फसल में क्यारियां बनाते हैं ना, इसलिए जो चेक बेसिन का सर्वाधिक उपयोग है वो किसमें किया जाता है, गेहूं की फसल में। अब देखिए यहां आपने क्यारी बना ली, अब अपन क्या करते हैं ना, पानी को यहां छोड़ देते हैं, ये जो बीच का एरिया है ना, पानी को छोड़ देते हैं, तो इसमें क्या रहता है, पानी बह के आपके क्यारियों में जाने लगती है। समझ आ गया, ऐसे यहां से पानी इधर गया इस क्यारी में, यहां से ऐसे गया, यहां से ऐसे, फिर इधर लेफ्ट इधर आने लगा, ये इधर से जाने लगा, ये इधर आने लगा। मतलब हमने क्या किया, फील्ड को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया, एक मेन पाइपलाइन बना दी, वहां पे पानी को छोड़ दिया और अलग अलग क्यारियों को खुला कर दिया। तो पानी क्या है, बह के क्यारी के दोनों तरफ चले गई और आपके पूरे फील्ड में इरिगेशन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद इसका जो स्लोप रहता है, एरिया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में पूछा है कि जो आपका क्षेत्र है उसकी ढलान कितनी होनी चाहिए, लगभग 2%, ठीक है। क्षेत्र का ढलान कितना होना चाहिए, 2% तक, इसको याद रखेंगे, 2% आपका ढलान होना चाहिए। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है, ठीक है। एडवांटेज तो आपने सुन लिया कि अच्छी विधि है, पूरे खेत में पानी का बहाव रहता है, अच्छी खासी पानी बहती है, और देखिए इसमें लॉसेस भी कम होते हैं और फैलाव भी अच्छा खासा रहता है, क्योंकि पानी आप छोड़ रहे हैं, ठीक है, दोनों तरफ जा रही है और छोटे छोटे क्यारी में बटी है, तो ये भी दिक्कत नहीं है कि एक जगह से दूसरे जगह तक पानी को मूवमेंट करने में ज्यादा टाइम लगेगा। पर डिसएडवांटेज ही ये है कि इसमें पूरे फील्ड को बहुत छोटे छोटे हिस्सों में बांटना पड़ता है, ठीक है, मतलब मेहनत ज्यादा। अब देखिए अगर आप क्यारी बना रहे हैं तो मिट्टी में भी क्या करेंगे, आप मिट्टी का एक वो बनाएंगे, बंट बनाएंगे, तो
बार बार बंट बनाने से जो आपका एरिया है उसका यूटिलाइजेशन भी कम हो जाएगा। मतलब मान लीजिए 1 हेक्टेयर का एरिया है, आपको फसल लगानी थी कम से कम आधे हेक्टेयर में, लेकिन क्यारी के चक्कर में और 0.10 हेक्टेयर जमीन आपका चला गया, क्योंकि अगर आप क्यारी बना रहे हैं तो उसके लिए भी तो स्थान चाहिए ना। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज, क्या है इसका एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट मेथड है आपका बॉर्डर स्ट्रिप मेथड। ठीक है, नेक्स्ट मेथड आपका क्या है, बॉर्डर स्ट्रिप मेथड है सीमांत पट्टी। सीमांत मतलब बॉर्डर मतलब क्या होगा, खेत के किसी एक किनारे से, ठीक है, नाम से समझ आ रहा है। और दूसरा पट्टी मतलब खेत को अलग अलग हिस्सों में तोड़ देना। अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि सर इसमें चेक बेसिन में भी तो ऐसे कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल चेक बेसिन में कर रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा अंतर है। क्या अंतर है कि अब जो आप पट्टी बनाएंगे वो बहुत दूर दूर बनाएंगे। क्या करेंगे, बहुत दूर दूर। अब यहां से आपकी पानी आ रही है, मान लीजिए दोनों तरफ से, यहां से आपने पैनल को खोला, अब पानी मूवमेंट करके ऐसे जाएगी। ठीक है, अगर आप पिछला डायग्राम देखे थे तो उसमें छोटी छोटी क्यारियां थी, इसमें क्या होगा, आपका एरिया बहुत लंबा स्प्रेड होगा। ये एरिया कितना रखा जाता है पता है, 30 मीटर से 300 मीटर इसकी लंबाई होती है। लंबाई कितनी होती है, 30 से 300 मीटर, और जो चौड़ाई होती है वो 3 से 15 मीटर। ठीक है, यहाँ पे हमने बनाया था ना, अब लंबाई कितनी होगी, 30 से 300 मीटर, और जो चौड़ाई होगी वो 3 से 15 मीटर। इतना बड़ा एरिया आपको बनाना है। ठीक है, अब देखिए इसमें भी लॉसेस है। लॉसेस क्या है, इतना बड़ा एरिया अगर आप बनाएंगे तो पानी को यहां से यहां तक जाने में समय ज्यादा लगेगा। हो सकता है कि यहाँ की मिट्टी आपकी ज्यादा गीली हो, यहाँ पहुंचते पहुंचते कम गीली हो जाए। इसलिए ठीक है, इसी चीज को कम करने के लिए जो सामान्यतः बॉर्डर स्ट्रिप का आकार लिया जाता है, ये आपका आइडियल ये आपका जो नॉर्मल था कि इतने से इतना ले सकते हैं, पर जो आइडियल रहता है, ठीक है, 30 से 50 मीटर और 3 से 5 मीटर। मतलब लंबाई कितनी रखी जाती है, 30 से 50 मीटर, और चौड़ाई कितनी रखी जाती है, 3 से 5 मीटर। ये आकार के क्यारियां या प्लॉट आप बोल सकते हैं, इसको बनाया जाता है जिससे कि पानी का फैलाव जो है वो क्या हो, सामान्यता और लगभग एक समान हो। लगभग हो सकता है, ठीक है, पूरा कंप्लीट फॉर्म में तो नहीं हो सकता, पर लगभग ये मानते हैं कि जो पानी का फैलाव होगा वो लगभग समान होगा। ठीक है, अब इसमें जो ढाल रखते हैं, यहाँ पे कितना रखा था हमने, 2%, 2 से 3% भी किया जाता है। ठीक है, परंतु बॉर्डर स्ट्रिप में आपका ढलान कम रखा जाता है। ठीक है, ढलान कम रखा जाता है। इसके ढलान को लगभग 0.1 से 1% और अधिकतम 2%। यहाँ पे हम 2% से 3% रखते हैं, पर बॉर्डर स्ट्रिप में सामान्यतः 0.1 से 1%, और अगर अधिकतम रखना है आपको 2%, इससे ज्यादा नहीं कर सकते, बट आपको फॉलो किसको करना है, 0.1 से 1% को। अब बात आती है कि बॉर्डर स्ट्रिप मेथड जो रहता है वो सामान्यतः किन फसलों में किया जाता है, तो ये सामान्यतः आपकी अनाज वाली फसलों में की जाती है। किसमें किया जाता है, अनाज वाली फसलों में। नेक्स्ट है आपका रिंग बेसिन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल भी आपका आया था कि पूछा यह गया था कि आम के पेड़ में, ठीक है, आम के जो पेड़ है ना, उसमें किस प्रकार की सिंचाई पद्धति का उपयोग किया जाता है, तो किसका किया जाता है, रिंग मेथड का। ठीक है, अब रिंग मेथड क्या होती है, रिंग मतलब आपने जाना ना, अंगूठी। अंगूठी आपकी कैसे होती है, ऐसे होती है ना, गोल आकार की। ऐसे ही आकार का क्या किया जाता है, बनाया जाता है आपका एरिया। ठीक है, इसको मान लेते हैं, यहाँ पे ब्लॉक कर देते हैं, जगह थोड़ा कम है, ऐसे बनाया जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, आपकी थाला विधि। रिंग मेथड, अंगूठी विधि, थाला विधि, छल्ला विधि, जो आप बोलना चाहें। अब ये तो आपका रिंग बन गया, रिंग के अंदर एक और रिंग, ये रिंग आपका क्या होगा, उंगली। ठीक है, ये उंगली रहती है ना, यहाँ पे ना आप रिंग को अंदर करते हैं, तो ये आपका रिंग हो गया और ये आपकी उंगली होगी। उंगली में आपको क्या लगाना है, उंगली में लगाना है आपको पौधे, जो कि आगे चल के क्या बनेंगे, पेड़। मतलब याद रखेंगे एक और चीज, सबसे पहला चीज तो रिंग मेथड में क्या है कि इसका उपयोग, ठीक है, इसका उपयोग किसके लिए करते हैं अपन, सामान्यतः जो आपके पेड़ वाले रहते हैं, जो आपके फल रहते हैं ना, फल वाले पौधे रहते हैं, जैसे आपका हो गया आम हो गया है, लीची हो गया है, ठीक है, इन सारे फसलों में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा चीज, इसमें पानी को सीधे जड़ में नहीं दिया जाता है। ठीक है, मैंने बोला ना, यहां आपका पौधा लगेगा और पानी को इन चारों दिशाओं में भेजा जाता है। ठीक है, सामान्यतः आम के पेड़ में आप देखेंगे
कि ये आपका आम का पेड़ रहता है, इसके चारों तरफ मिट्टी का एक बड़ा सा सर्कल बनाते हैं और उसके बाद छोटी सी नाली बनाते हैं गोल आकार की, और उस नाली में पानी को भरा जाता है। यही है वो रिंग मेथड, यही है वो रिंग मेथड। ये आपका पौधा लगा है, इसके चारों तरफ हमने क्या किया, पानी। अब यहां से क्या होगा, पानी बह के रूट जोन की तरफ आएगा। समझ आ गया? डायरेक्ट जड़ में ना देके क्या करते हैं अपन, थोड़ा सा किनारे में दिया जाता है, जिससे कि आपने पानी को देखा होगा ना, रिश्ता है सीपेज, मैंने बताया था हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, ठीक है, लेटरल मूवमेंट जो रहता है आपका, तो वो क्या करता है, सीपेज के थ्रू, रिसाव के थ्रू क्या करते हैं, पेड़ के चारों तरफ आ जाता है। ये आपका रिंग बेसिन मेथड है। इसमें क्या याद रखना है, सबसे पहला चीज याद रखना है कि इसमें जो सिंचाई की जाती है वो पौधों के चारों तरफ गोला या रिंग बना के की जाती है। दूसरा चीज, ये सामान्यता किसमें क्या आता है, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप, और उसमें भी मेनली आपका किसमें क्या आता है, फ्रूट क्रॉप्स में, किसमें, फल वाले पौधों में किया जाता है, जैसे आपका आम हो गया, लीची हो गया, मैंने बताया ना, ये सारे पौधे जो रहते हैं। तीसरा चीज, इसमें सीधे सीधे तौर पे पानी को जड़ों के पास नहीं दिया जाता है, जड़ के चारों तरफ 1 मीटर का, ठीक है, क्या रहता है, ये जो आपका जड़ है ना, इससे 1 मीटर में अपन क्या बनाते हैं, रिंग बनाते हैं, ठीक है, यहां से 1 मीटर, और यहां पे पानी को छोड़ा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट मेथड है आपका फरो और ट्रेंच मेथड, ठीक है। फरो और ट्रेंच मतलब क्या रहता है, नाली, ठीक है, नाली या कूड़ विधि, नाम से समझ आ रहा है, कूड़, ठीक है। इसमें भी याद रखने की आपकी कौन सी बात है, सबसे पहला बात यह है कि इसका उपयोग सामान्यतः जो जड़ वाली फसलें रहती हैं, ठीक है, या फिर जो कूड़ वाली फसलें रहती है, जैसे आपका आलू हो गया, प्याज हो गया, ठीक है, मूंगफली हो गया, हल्दी हो गया, इन सारे फसलों में किसका उपयोग किया जाता है, इरिगेशन का, फरो और ट्रेंच। इसमें क्या करते हैं, अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो ये आपका प्लॉट रहता है, यहां पे ऐसे रहते हैं, यहां पे अपन क्या करते हैं, आपकी फसलें लगी रहती है, आलू, ठीक है, जो कि चारों तरफ से मिट्टी से ढकी होती है, एक मिट्टी का ऊपर लेयर बनाते हैं, और ये जो जगह रहता है यहां पे पानी को छोड़ दिया जाता है। सेम वही प्रोसेस, पानी सीपेज के थ्रू क्या होगा, दोनों दिशाओं में बहेगा और आपके पौधों को पानी मिल जाएगी। क्लियर है? तो फरो मेथड का क्या याद रखना है कि सामान्यतः इसमें सब्जियों वाली और मुख्यतः जो जड़ वाली फसलें रहती हैं उसमें उपयोग करते हैं। इसमें भी जो लंबाई रहती है वो 30 से 300 मीटर रखा जाता है, ठीक है। फिर वही आपका प्लॉट 30 मीटर से 300 मीटर, और चौड़ाई फसलों के अनुसार, ठीक है, जैसे होता है ना खाने में नमक स्वाद अनुसार, वैसे इसकी चौड़ाई फसलों के अनुसार। अब हो सकता है कि किसी क्रॉप में डिस्टेंस कम हो, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो हल्दी रहती है उसमें डिस्टेंस को कम रखा जाता है, परंतु जब गन्ने की बात करते हैं तो 75 सेंटीमीटर, 50 से 75 सेंटीमीटर दूरी रखी जाती है, तो वहां पे जो आपके नाले का चौड़ाई है वो बढ़ जाएगा, आलू में थोड़ा सा कम हो जाएगा, हल्दी में थोड़ा और कम हो जाएगा। तो ये फसलों के अनुसार रहती है, आपका मूंगफली में और ज्यादा कम हो जाएगा। लास्ट है आपका सर्च, ठीक है। इसमें से जो सवाल आया था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, आईसीआर में पूछा गया सवाल था कि विच मेथड इज नोन एज ऑन ऑफ सिस्टम, कि निम्न में से कौन सी विधि को ऑन ऑफ विधि कहा जाता है। याद रखेंगे, सर्च को ही ऑन ऑफ मेथड ऑफ इरिगेशन कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या करते हैं, ये लगभग बॉर्डर मेथड जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा अलग ये रहता है कि यहां पे अपन क्या कर देते हैं, पाइप लगा देते हैं। ये आपका बॉर्डर रहता है, ठीक है, यहाँ पे मान लेंगे ये प्लॉट्स में डिवाइड है आपका, यहाँ पे हमने पाइप लगा दिया, पाइप में हम क्या करते हैं, पानी को ऑन किए तो पानी खेतों में गया, ऑफ किए पानी रुक गया, ठीक है। ऑन किए तो क्या हुआ, यहाँ पे आपका पंप लगा है, सॉरी पाइप लगा है, यहां से पानी इधर जाएगा, ऑन करेंगे तो, और ऑफ करेंगे तो बंद हो जाएगा। ये पहला सवाल था, ऑन ऑफ सिस्टम। दूसरा सवाल जो पूछा गया था ये था कि सर्च मेथड, ठीक है, सर्च मेथड है, इसकी निम्न विशेषता होती है। पहला चीज जो आंसर है मैं सीधा आपको बता रहा हूं कि ये ग्रेविटी वाटर के सिद्धांत पे काम करता है। इट इज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी वाटर, ठीक है, गुरुत्वीय जल के सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है। इसमें जो लॉसेस हैं वो बाकी सारे विधियों की तुलना में कम रहता है। क्यों? आपको जरूरत है, ऑन किए पानी गया खेत में, यूज हुआ तो हुआ, नहीं हो रहा है तो बंद कर दो, ठीक है। तो आई होप आपको सरफेस समझ आ गया होगा। इसके बाद जो मैंने बोला था कि इसकी और भी विधियां हैं, कैब्लिगेशन एक विधि रहती है। कैब्लिगेशन में कुछ नहीं है, ये सर्च जैसा ही रहता है, बस अंतर इतना है कि इसमें जो पाइप है वो पूरे खेत में फैला रहता है, ठीक है। पानी ऑन किए तो यहां से अपन पानी क्या हुआ, पूरे खेत में फैल गया, केबल लगा रहता है कैब्लिगेशन में, ठीक है। अब
बंद करना है तो बंद कर दो, ऑटोमेटिक मेथड रहती है, इसमें लेबर की ज्यादा जरूरत नहीं रहती है, ऑटोमेटिक मेथड है। ऑन किए पूरे खेत में पानी भर गया, ऑफ किए खाने का पानी बंद हो गया। ठीक है, अब इसके बाद सब सरफेस, अधोसतह। पहला चीज तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि भारत में सबसे ज्यादा उपयोग सरफेस इरिगेशन का किया जाता है। ठीक है, किसका किया जाता है? सरफेस इरिगेशन का। सब सरफेस इरिगेशन का भारत में ट्रेंड नहीं है, भारत में इसका उपयोग नहीं किया जाता, पर उसके बावजूद भी कुछ राज्य हैं, ठीक है, जैसे कि आपका केरला है, ठीक है, गुजरात है और आपका जम्मू कश्मीर एरिया है। इन एरिया में कहीं कहीं पर सब सरफेस का यूज किया जाता है, अन्यथा भारत में इसका प्रचलन नहीं है। सबसे ज्यादा प्रचलन किसका है? सरफेस का है, उसके बाद किसका है? माइक्रो का है। ठीक है, माइक्रो का मैं बताऊंगा बाद में। सरफेस, सब सरफेस को ऐसा समझ लीजिए कि इसमें क्या किया जाता है, जैसे मैंने बताया ये आपका फील्ड है, ये ऊपर की सतह है, मिट्टी का ऊपरी सतह, यहां से नीचे, ठीक है, मिट्टी की सतह से नीचे कुछ गहराई पर अपन क्या करते हैं? पाइप्स लगाते हैं। अब ये दो तरीके का होता है सब सरफेस, ठीक है, एक होता है टेम्पररी, एक होता है परमानेंट। टेम्पररी में हम क्या करते हैं? सतह के नीचे कुछ गहराई पर 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर तक की गहराई पर अपन क्या करते हैं? टेम्पररी या फिर जो बोल सकते हैं कि अस्थाई नालियां या अस्थाई पाइप्स लगाते हैं। ठीक है, जब जरूरत हुआ लगा दिए, फील्ड जरूरत नहीं है तो ये चेंज कर दिए। टेम्पररी है मतलब ये फिक्स नहीं है, हमेशा अधोसतह सिंचाई नहीं होगी, ये फसलों के हिसाब से, मौसमों के आधार पर किया जाता है। दूसरा जो रहता है वो परमानेंट रहता है। ठीक है, जैसे कुछ एरिया में मान लेंगे कि सपोज करते हैं कि आपका जैसे गन्ना, इस एरिया में हर वर्ष लगता है, जैसे कवर्धा क्षेत्र है आपका, वहां गन्ना सबसे मुख्य फसल है, हर सीजन, मतलब सामान्यतः वहां मेनली जो फार्मिंग की जाती है, क्रॉपिंग की जाती है, वो किसकी की जाती है? गन्ना की। तो आपको पता है कि हर सीजन आपको गन्ना लगाना है, गन्ने के रिक्वायरमेंट के अनुसार आप फील्ड को सेट कर देते हो। वैसे ही जिन स्थानों पर फसलें फिक्स रहती हैं या स्थान फिक्स रहता है, उन स्थानों पर क्या करते हैं? अपन सब सरफेस इरिगेशन कर सकते हैं। इसमें फायदा ये है कि इसमें इवापोरेशन नहीं होता है। देखिए, सरफेस इरिगेशन में जो लॉस होता है ना, वो वाष्पीकरण की वजह से होती है। वाष्पोत्सर्जन, माफ कीजिएगा, ट्रांसपिरेशन को इवापोरेशन, ट्रांसपिरेशन जो रहता है ना, वाष्पीकरण के थ्रू, मतलब पानी का सतह से उड़ के चला जाना। ठीक है, इवापोरेशन होता है पानी का सतह से उड़ के चला जाना। ये किसमें होता है? सतह में, सतह सिंचाई में। आपने देखा होगा, बेस्ट एग्जांपल है कि आप अपने फर्श में, घर के बाहर जो फर्श होगी ना, उसमें पानी को बहाइए, सुबह 10 बजे के आसपास आप देखिएगा 12 बजे तक वो सूख जाएगा। अब आप बोलेंगे पानी का तो यूज ही नहीं हुआ, कहां गया? वाष्पीकरण के थ्रू चला गया। किसके थ्रू? वाष्पीकरण के थ्रू उड़ गया, एटमॉस्फेयर में चला गया, इसलिए सरफेस में ज्यादा लॉस होता है। सब सरफेस में अपन क्या कर रहे हैं? मृदा के निचली सतह पे पानी को दे रहे हैं, तो सतह से ऊपर जो जल का हानि हो रहा था वो अब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरण जो है वो डायरेक्ट सतह पे पड़ रही है ना, सब सरफेस पे नहीं पड़ रही ना, अधो सतह पे नहीं पड़ रही, तो लॉसेस भी आपकी बच जाएंगे। अच्छा, इसमें पहली तो ये चीज है कि भारत में यूज नहीं होता, भारत में मेनली इन स्टेट्स में यूज होता है। दूसरा चीज रहता है, इन नालियों में जो चौड़ाई रखी जाती है, ठीक है, एक पाइप से दूसरे पाइप के बीच, वो लगभग 15 से 30 मीटर की रखी जाती है। और गहराई तो आपको मैंने बता दिया 0.5 से 1 मीटर, और इसको कम या ज्यादा फसल के अनुसार किया जा सकता है, पर 1 मीटर सफिशियंट है। ठीक है, 1 मीटर सफिशियंट है, इतनी गहराई पे आपकी परमानेंट या टेम्परेरी जैसा भी आप पाइप लगाना चाहिए, इरिगेशन करना चाहिए, वो कर सकते हैं।